घंटे में शुरू नहीं हो जाता। वही देश युद्ध जीतता है जिसकी तैयारी कम से कम 6-7 महीने की हो। जंग जीतने के लिए युद्ध नीति भी सही होनी चाहिए और कूटनीति भी। मिलिट्री पावर और डिप्लोमेटिक पावर दोनों पर भारत काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के शक्तिशाली नेताओं के फोन आए। आज ही प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के सामरिक संबंध और भी मजबूत होंगे, लेकिन इस सब के बीच जो खबर मैं आपको अब बताने वाला हूं उसे सिर्फ भारत ही मुमकिन कर सकता था। और यकीन कीजिए, अब चीन के खिलाफ एक ऐसा फ्रंट तैयार हो रहा है जिसमें पुतिन और ट्रंप दोनों एक साथ होंगे। उनकी पूरी फौज एक साथ होगी। आज पुतिन के लिए भी बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अब वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। यानी मोदी और पुतिन की पार्टनरशिप अब लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है, और इस प्लान में ट्रंप के जुड़ते ही चीन का सारा गेम बिगड़ गया है। एक या दो नहीं, पूरे 12 और बिल्कुल नए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स भारत आ रहे हैं। सुखोई के पीछे पीछे 21 नए MiG-29 भी आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला ले लिया है। आसमान में जब ये 12 सुखोई और 21 MiG-29 गरजेंगे और जब बम दागेंगे तो जमीन कांपने लगेगी, चीन थरथराने लगेगा। इस तस्वीर की बिग पिक्चर क्या है, अब ये देखिए। एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका, और इन दोनों देशों ने मजबूती से भारत का हाथ थाम रखा है। चीन पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। मोदी ने पुतिन को फोन मिलाया और मेड इन रशिया लड़ाकू विमान की डिलीवरी होने वाली है। मोदी ने ट्रंप से दोस्ती मजबूत की और मेड इन अमेरिका अपाचे और चिनूक समेत अमेरिकी सैनिक चीन पर हमला करने को तैयार है। और ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि ये मेड इन इंडिया प्लान है। ये चीन के खिलाफ ऑल आउट वॉर की तैयारी है। यूनिफॉर्म पहन ली गई है, आसमान से छलांग लगा दी गई है। जमीन पर भी युद्ध का पूरा डेमो दिया जा रहा है। वो भी चीन से 2000 किलोमीटर दूर। इस वक्त जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, उस वक्त ताइवान में अमेरिकी सेना का सबसे खतरनाक दस्ता यानी ग्रीन बेरेट्स चाइनीज सैनिकों के होश ठिकाने लगाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। पूरी प्लानिंग की जा रही है। एक तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की सेना ने पूरे साजो सामान के साथ मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ भारत के दोस्तों और चीन के तमाम दुश्मनों ने भी चीन के खिलाफ ऐलान जंग के लिए अपने हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी। भारत और चीन के बीच अगर युद्ध जैसे हालात पैदा हुए तो अमेरिका अपने सबसे घातक और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स F-22 और F-35 से चीन पर हमला कर सकता है। वैसे खबर तो यह भी है कि चीन से टेंशन के बीच अमेरिका भारत को ये दोनों फाइटर जेट्स दे सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो चीन तबाह हो जाएगा। आज हम आपको इसकी पूरी डिटेल भी देंगे। इस वक्त चीन की धड़कन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है, और इस बातचीत के लिए थोड़ी देर बाद
भारत के रक्षा मंत्रालय ने नए हथियार और फाइटर जेट्स खरीदे हैं और पहले से मौजूद फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए 38,900 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसी के तहत भारत रूस से 21 नए मिग-29 खरीदेगा और पहले से मौजूद 59 मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करेगा। चीन के लिए मुसीबत की एक खबर यह भी है कि भारत सिर्फ 21 नए मिग-29 नहीं, 12 नए सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भी रूस से खरीदने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर होने के आह्वान के बाद इंडिजिनाइजेशन पर और बल दिया जाने लगा और इसीलिए आज रक्षा मंत्री ने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में 38,900 करोड़ के अप्रॉक्स जो प्रपोजल हैं उनको अप्रूव किया। ये भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की शक्ति को बढ़ाएगा। इसमें कुल मिला के 21 मिग-29 और 12 Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया से लिए जाएंगे। उसके अलावा 59 मिग-29 अपग्रेडेड जो एयरक्राफ्ट हैं इस समय भारतीय वायुसेना में, उनको अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही में बड़े स्पेक्ट्रम और सिनेरियो में पिनाका मिसाइल सिस्टम्स को लिया जाएगा और एक्स्ट्रा जो रेजिमेंट है उसकी फॉर्म की जाएगी। लॉन्ग रेंज क्रूज अटैक मिसाइल, साथ में एस्ट्रा मिसाइल, BMPs, ये सभी इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में इनके इक्विपमेंट्स के साथ साथ जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसको हरी झंडी दे दी गई है, जो आने वाले वक्त में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की शक्ति को और बढ़ाएगा। एक के बाद एक हो रही इन बड़ी गतिविधियों ने चीन को हिलाकर रख दिया है। चीन से आई आज की लेटेस्ट तस्वीर देखिए। चाइनीज सैनिक टैंक छोड़कर जमीन पर बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगले कुछ दिनों में पूरी दुनिया भारत के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाली है। दूसरी भाषा में कहें तो चीन के खिलाफ भारत समेत पूरी दुनिया की तैयारी का असर दिखने लगा है, जिसने जिनपिंग की सेना का संतुलन बिगाड़ दिया है और अब उनके कदम डगमगाने लगे हैं। अब एक एक करके चीन के खिलाफ शुरू होने वाले युद्ध का पूरा प्लॉट देखिए, क्योंकि इसके क्लाइमेक्स में चीन का अंत छिपा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस वक्त काफी बेचैन हैं। उन्हें दिन रात सोते जागते बस प्रधानमंत्री मोदी के सपने आ रहे हैं। ट्रंप का ख्याल सता रहा है। रूस और भारत की दोस्ती से उनका बीपी हाई हो रखा है। चीन के खिलाफ चल रही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सैन्य नीति ने भी जिनपिंग को बैक फुट पर धकेल रखा है और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने हर मोर्चे पर चीन को घेर लिया है। कूटनीतिक स्तर पर चीन के खिलाफ क्या चल रहा है ये समझने से पहले सैन्य नीति की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने रूस से सिर्फ 12 सुखोई 30 MKI और 21 मिग-29 की शॉपिंग की है। रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि अमेरिका भी भारत को अपने एडवांस फाइटर जेट्स दे सकता है। चीन के खिलाफ अमेरिका अपनी सैन्य भागीदारी को भारत के साथ मजबूत करने पर विचार कर रहा है और इसके लिए अमेरिकी सीनेट में बाकायदा एक विधेयक भी पेश हुआ है। अमेरिका के 2 सीनियर सीनेटर्स, सीनेटर मार्क वार्नर और सीनेटर जॉन कॉर्निन ने भारत अमेरिका संबंध मजबूत करने के लिए अमेरिकी सीनेट में एक बिल पेश किया है। अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका 5वीं पीढ़ी के F-22 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को भारत को दे सकता है। अभी तक ये फाइटर जेट इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दुनिया के चुनिंदा देशों के पास है, जिनके साथ अमेरिका के गहरे रिश्ते हैं। लेकिन चीन से जारी टेंशन के बीच अमेरिका इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी भारत को दे सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इन दोनों को लेकर डील की बातचीत आखिरी दौर में चल रही है और भारत F-35 लेने की आधिकारिक घोषणा कभी भी कर सकता है। ये तो अभी सिर्फ खबर है, लेकिन इसे लेकर चीन में अभी से कंपकपी शुरू हो चुकी है। F-35 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है और ऐसा कोई फाइटर जेट चीन के पास नहीं है। चीन ने अमेरिकी F-22 रैप्टर की कॉपी बनाई है जिसे वो J-20 बताता है, लेकिन पूरी चीनी वायुसेना F-35 के सामने फेल है। F-35 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसके आते ही भारत चीन की पूरी वायुसेना पर भारी हो जाएगा, पूरा गेम ही पलट जाएगा।
यह अमेरिका का लड़ाकू विमान F-21 है। पिछले साल इस फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी ने एक विज्ञापन दिया था जिसका शीर्षक था F-21 फॉर इंडिया फ्रॉम इंडिया। और अब एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से जारी टेंशन के बीच ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा कर सकता है। F-21 सटीक निशाने के साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करके उन पर हमला करने की क्षमता रखता है। इस लड़ाकू विमान को भारत के 60 से ज्यादा वायु सैनिक अड्डों से उड़ान भरने की क्षमता को देखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें ऐसे सिस्टम लगे हैं जिनसे पायलट को खतरों का पता लगाने में आसानी होगी। ट्रिपल लॉन्चर अडेप्टर सिस्टम से F-21 हवा से हवा में मार करने वाले 40% अधिक हथियार ले जाने में सक्षम होगा। सोचिए, जब इसके इंडियन वर्जन का प्रोटोटाइप इतना खतरनाक है तो इसका रियल एक्शन कितना जबरदस्त होगा। सैन्य नीति के लिहाज से भारत के सारे दोस्त इकट्ठा हो गए हैं, तो दूसरी तरफ LAC पर भारतीय सेना भी काफी एग्रेसिव हो गई है। पहाड़ी इलाकों में युद्ध के माहिर योद्धाओं को लद्दाख में लगाया गया है। स्पेशल फोर्स के 1000 से ज्यादा जवान लद्दाख में तैनात कर दिए गए हैं और इन सबको LAC की निगरानी के लिए पहाड़ की चोटियों पर रखा गया है। ये सारे जवान 5 मिनट में बिना हथियार के दुश्मन को मार देने की काबिलियत रखते हैं। दूसरी लेयर में घातक कमांडो तैनात हैं। सिर्फ 60 सेकंड में चोटी पर चढ़ने वाले जवानों की भी तैनाती हुई है। यह तैनाती स्ट्रेटेजिक तरीके से की गई है ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाब स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडो तत्काल प्रभाव से दे सके। ये तो हुई सैन्य नीति की बात। अब चीन के खिलाफ कूटनीतिक युद्ध पर आते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जर्मनी और अमेरिका ने मिलकर चीन की हेकड़ी निकाल दी क्योंकि चीन UNSC में भारत विरोधी चाल चल रहा था। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर चल रहे विवाद का असर अब खुलकर वैश्विक राजनीति में दिखने लगा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे साथी इस मुद्दे पर भारत के साथ आ गए हैं। मौजूदा वक्त में दक्षिणी चीन सागर में जापान ने अपनी नेवी को मजबूत किया है। अमेरिका, जापान और भारत की टिकड़ी लगातार चीन का गेम बिगाड़ रही है। आसियान जैसे संगठन और यूरोप की बात करें तो दोनों ओर से वियतनाम के विवाद और हांगकांग में लागू किए गए कानून का विरोध किया गया है। और आपको बता दें कि इस वक्त भारत ने लद्दाख की पहाड़ियों पर 1000 से ज्यादा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को बैठा दिया है। पैंगोंग सो, डेप्सांग, गलवान, इनकी चोटियों पर हमारे पैरा कमांडोज तैनात हैं जो बिना हथियार के भी दुश्मन को मार गिराने की काबिलियत रखते हैं। LAC के उस पार 10,000 चीनी सैनिक मौजूद हैं। हम हमेशा कहते हैं हमारा एक सैनिक 10-10 चीनियों पर हावी है। हम ऐसा क्यों कहते हैं, यह आज आपको इस रिपोर्ट को देखने के बाद अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। किसी को घर की याद सता रही है तो किसी का भाग जाने का मन हो रहा है। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए और खुद अंदाजा लगाइए ये मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कितने सीरियस हैं। ये चीन के वो नौजवान हैं जिनको सेना में जबरन भर्ती किया जा रहा है। इनके लिए सेना में शामिल होना किसी सजा से कम नहीं है। ये चीन है जहां पर मजबूरी का नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। एक बहुत छोटा सा सवाल है, अगर कोई काम आपको जबरदस्ती दिया जाए, आपकी लाख ना के बावजूद आपको वो काम करना पड़े, तो आप कितने मन से काम करेंगे? यही हाल चाइनीज सेना का भी है। चीन की सरकारी मीडिया सेना के जो वीडियो दिखाती है और जो रियलिटी है उसमें कितना फर्क है, ये दो तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं। अब आपको बताते हैं क्यों चाइनीज सेना को विश्व की सबसे अनप्रोफेशनल मिलिट्री कहा जाता है, क्यों चाइनीज जनता को रोते मरते भी PLA ज्वाइन करना पड़ता है,
चीन की आर्मी में 100 में से 90 सैनिक ऐसे होते हैं जिनको मजबूरी में वर्दी पहननी पड़ती है। 1000 में से 900 सैनिकों के पास न कलेजा होता है न जंग लड़ने की हिम्मत, बस वर्दी पहनकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कनपटी पर कम्युनिस्ट पार्टी की बंदूक टिकी होती है और अगर सेना को न बोल दिया तो सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक तौर पर सजा दी जाती है। इतना टॉर्चर किया जाता है कि मां बाप बेटे को अपना मानने तक से इनकार कर देते हैं। अगर कोई चीनी नागरिक सेना में जाने से मना करता है या बीच में मिलिट्री छोड़ता है तो उसको ऐसी सजा दी जाती है जिसे देखकर बाकी के लोग सहम जाएं, आगे किसी की ना कहने की हिम्मत न हो। चीन में 2 साल सेना में ड्यूटी देना अनिवार्य है। मना करने पर सबसे पहले उसका नाम अपमानित लोगों की लिस्ट में डाल दिया जाता है। हवाई यात्रा पर बैन लगाया जाता है, कभी विदेश यात्रा नहीं कर सकता, जमीन तक नहीं खरीद सकता। यह सजा 2 साल तक लागू रहती है, लेकिन वो जिंदगी भर सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा। लेकिन सजा का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि लिस्ट अभी और लंबी है। सेना में जाने से मना करने पर 2 साल तक कॉलेज जाने पर बैन लग जाता है। 2 साल तक किसी भी तरह के बिजनेस करने पर रोक लगा दी जाती है। $8,000 तक जुर्माना लगाया जाता है। कभी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती। उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करवाया जाता है। ऑफिशियल और सोशल मीडिया में उसको बदनाम किया जाता है। सोचिए, जब कोई सरकार जबरन किसी के हाथ में बंदूक थमा दे तो वो क्या लड़ेगा और क्यों अपनी जान ऐसी सरकार के लिए कुर्बान करेगा। ऐसे शरीर पर सेना की वर्दी तो होती है, लेकिन दिल में सरकार के लिए कोई जज्बात नहीं होता। चीन की सेना देखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अगर इनमें से योद्धा ढूंढेंगे, जांबाजों की पहचान करेंगे तो गिनती शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। पीएलए के सीनियर अधिकारियों को भी अपने सैनिकों की कोई परवाह नहीं होती, न ही उनकी जान की फिक्र। भारत चीन विवाद के बीच भारतीय आर्मी जनरल मुकुंद नरवणे और एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने एलएसी का दौरा किया था, जबकि चीन की तरफ से कोई भी सैन्य अधिकारी अपनी सेना का हाल चाल पूछने तक नहीं आया। दुनिया में सबसे बड़ी वॉलंटरी सेना भारत की है। वॉलंटरी यानी भारत में लोग अपनी मर्जी से अपने वतन की रक्षा के लिए फौज में शामिल होते हैं। हिंदुस्तान और चीन की सेना में जो सबसे अहम फर्क है वो देशभक्ति का है। भारतीय सैनिक अपने देश के लिए लड़ते हैं, जबकि चीन के सिपाही अपनी सरकार के लिए। कई दशकों से चीन ने कोई युद्ध नहीं जीता। उसकी सेना लड़ने से ज्यादा भागने में एक्सपर्ट हो गई है। ये बात चाइनीज सरकार भी जानती है, इसलिए वीडियो बनाकर पब्लिसिटी करने में ज्यादा यकीन करती है। चाइनीज मीडिया में इन तस्वीरों के जरिए यह दिखाया गया कि चाइनीज जांबाज अपने आप को ऐसे छिपा लेते हैं कि दुश्मन उनको पहचान नहीं सकता। चीन की सोशल मीडिया में ये तस्वीरें जबरन वायरल हुई। बाद में मालूम हुआ कि फोटो अमेरिकी वीडियो गेम का था, जिसको चीन की सरकारी मीडिया ने पीएलए के लिए वायरल किया। चाइनीज फिल्मों में सेना को सुपर हीरो के बराबर दिखाया जाता है। एक घायल चीनी सैनिक जमीन से ग्रेनेड फेंककर हवा में उड़ते प्लेन को बर्बाद कर देता है। लेकिन असलियत में क्या होता है वो आप खुद देखिए और मुस्कुराइए, क्योंकि चाइनीज सेना एक्टिंग से ज्यादा किसी लायक नहीं है। दुनिया में चीन इकलौता देश है जिसको अपनी सेना की ब्रांडिंग की जरूरत पड़ती है और हर बार उसकी चोरी पकड़ी जाती है। बाईं तरफ जो आप वीडियो देख रहे हैं, यह हॉलीवुड की सुपरहिट मूवी टॉप गन का सीन है और दूसरी तरफ चीन के सरकारी चैनल में इसी सीन को
पीएलए एयरफोर्स की ताकत के तौर पर दिखाया जाता है। अब जरा इस फुटेज को देखिए, कैसे चुटकियों में चीनी सेना इस टावर को उड़ा देगी। इसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, धमाका भी होता है, धुआं भी निकलता है, लेकिन टावर चाइनीज आर्मी से ज्यादा मजबूत निकला। चीन जो कुछ भी करता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर करवाता है ताकि एडिट करके अपने एजेंडे के मुताबिक टीवी पर दिखा सके। ऐसे ही चीन ने अपनी मिसाइल ताकत दिखाने के लिए पूरा सेटअप तैयार किया था, लेकिन उनकी मिसाइल से अच्छे तो हमारे दिवाली के रॉकेट होते हैं। जिस सेना में वर्दी पहने जवान नहीं बल्कि मजबूरी खड़ी हो, जिस देश में मिलिट्री को सजा माना जाता हो, जिस मुल्क में आर्मी वतन की बजाय सरकार के लिए बंदूक उठाती हो, उनसे वफादारी और बहादुरी की क्या उम्मीद की जा सकती है। यह जिनपिंग की मेड इन चाइना सेना है जिसकी मार्केटिंग जबरदस्त की जाती है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल चाइनीज प्रोडक्ट की तरह खराब निकलती है। जब दुश्मन बल से हारने लगता है तो छल पर आ जाता है। चीन बॉर्डर पर पिछड़ने लगा तो उसने पॉलिटिक्स का सहारा लिया। ड्रैगन ने सबसे ज्यादा नेपाल को टारगेट किया। नेपाल के प्रधानमंत्री को फंसाने के लिए काठमांडू में एक बाकायदा प्लान बना, एक मोहरा सेट किया गया। लेकिन देर से ही सही नेपाल की टॉप लीडरशिप को बात समझ में आने लगी है, इसलिए ओली की कुर्सी अब जाने वाली है। नेपाल में यह खाली कुर्सी कभी भी पलट सकती है। सोचिए, जिस व्यक्ति को इस कुर्सी पर बैठकर मीटिंग को लीड करना था वही मीटिंग में नहीं आया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री कितने घंटों के मेहमान हैं। काठमांडू में चर्चा गर्म है कि केपी शर्मा ओली चीन के हाथों में खेल रहे हैं। चीन ने हवा भरी तभी ओली ने भारत से पुरानी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की। अब उनकी सरकार को बचाने के लिए चाइनीज एम्बेसडर हाउ यांकी सुबह से लेकर रात तक मीटिंग कर रही हैं। हाउ यांकी कौन है और ओली सरकार में उनका क्या रुतबा है, यह हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले बात नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की, जो काठमांडू में 3 मेन कैरेक्टर्स में से एक है। भारत का दोस्त बनते बनते वो धोखा दे चुके हैं। चीन के हाथों में नेपाल की जमीन गंवा चुके हैं। ओली पार्टी में भी अकेले पड़ चुके हैं और अब प्रधानमंत्री की कुर्सी भी उनके हाथ से जाती दिख रही है। केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के अध्यक्ष भी हैं, फिर भी वो अपनी ही पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी से बचते फिर रहे हैं। 24 घंटे पहले सीने में दर्द की शिकायत के बाद ओली अस्पताल में भर्ती हुए थे। सुबह हुई तो अचानक ही वो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलने पहुंच गए। ओली के पैतरों को कोई समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने अपने घर पर कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। नेपाल के राष्ट्रपति भवन से जारी 4 लाइन की इस चिट्ठी ने काठमांडू का तापमान बढ़ा दिया। कैबिनेट की सिफारिश पर नेपाली संसद का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। नेपाली संसद के इसी बजट सत्र में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल के नक्शे में शामिल करने का संविधान संशोधन बिल पास किया गया था। नेपाल की आज की सियासत को समझने के लिए ये जानना और समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री ओली ने संसद में भारत के बारे में क्या कहा था। काला पानी में भारतीय फौज बसेर भारतीय सेना ने काला पानी में रहकर लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर कब्जा कर लिया है। सेना रखकर हमसे हमारी जमीन छीनी गई। जब वहां भारतीय सेना नहीं थी तब वो जमीन हमारे पास थी। सेना के कारण हम उधर नहीं जा सकते। एक तरह से कहा जाए तो ये कब्जा है। सबूत के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हमारी जमीन वापस करनी होगी। हम कूटनीतिक संवाद के जरिए हल चाहते हैं और ये तभी होगा जब भारत जमीन वापस देगा। वो हमारी जमीन है, यही सत्य है और इसकी जीत होगी। हम जमीन वापस लेकर रहेंगे। भारत और नेपाल में हमेशा से दोस्ती रही। दोनों देशों के बीच वीजा तक नहीं लगता, पासपोर्ट नहीं लगता। रिश्ता बेटी और रोटी का है। ओली ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर देने की कोशिश की। नेपाल के दूसरे मेन कैरेक्टर हैं पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के पूर्व अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड। ओली और प्रचंड के बीच पिछले 1.5 साल से तनातनी चल रही है। प्रचंड ने खुल्लम खुल्ला ओली का इस्तीफा मांगा, मगर नेपाल के नए नक्शे को पास कराने के मुद्दे पर पार्टी और सांसद दोनों जगह प्रचंड ने ओली को पूरा समर्थन दिया था।
तो ऐसा क्या हुआ कि नक्शा बदलने का संविधान संशोधन हो जाने के बाद नेपाल में सियासी तलवारें खिंच गईं? सवाल है कि क्या ओली सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए प्रचंड से मुकाबला कर रहे हैं या फिर पीछे से कोई और उनकी हवा भर रहा है? यहीं पर तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो इनको पहचानना मुश्किल है। रेड ड्रेस में नेपाली म्यूजिक पर डांस कर रही ये चाइनीज लेडी काठमांडू में चीन की एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर माने नेपाल में शी जिनपिंग की दूत। इन्हीं का नाम है हाउ यांकी। काठमांडू में वैसे तो 100 से ज्यादा देशों के दूतावास और उच्चायोग हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली सरकार में हाउ यांकी का जलवा कुछ ज्यादा ही बुलंद रहता है। हाउ यांकी न सिर्फ नेपाली डांस और कल्चरल प्रोग्रामों में शरीक होती हैं, बल्कि निजी तौर पर उसका प्रचार भी करती हैं। अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल से भी वो नेपाल टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं। बेशक ये सब किसी देश के एम्बेसडर के काम नहीं होते। चीन की राजदूत हाउ यांकी ने ही पिछले साल अक्टूबर में शी जिनपिंग का नेपाल का दौरा कराया था। हाउ यांकी ने ही जिनपिंग और ओली की मुलाकात कराई थी। हाउ यांकी ही असल में नेपाल की सियासत की तीसरी कैरेक्टर है। चाइनीज एम्बेसडर ने पिछले महीने ही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक ट्यूशन प्रोग्राम करवाया, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोगों ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को ट्रेनिंग दी। चीन की ट्रेनिंग में भारत के साथ दुश्मनी का लेसन भी शामिल होता है। ओली ने भारत के साथ नक्शा विवाद ऐसे वक्त पर उठाया जब लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ गलवान में हिंसक झड़प हो रही थी, दूसरी तरफ नेपाल नक्शा बदल रहा था। जब पूरी दुनिया में चाइनीज वायरस की चर्चा हो रही थी, तब ओली कोरोना वायरस के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हमारे यहाँ जो कोरोना फैला है या जितने लोग संक्रमित पाए गए हैं, उनमें से 85% लोग भारत से आए हैं। भारत से जो लोग नेपाल में प्रवेश करते हैं, उनमें ही 85% कोरोना मिला है। हाउ यांकी के जरिए चीन ने ओली को समझाया कि भारत के खिलाफ बोलते रहेंगे तो नेपाल के लोग उनको गद्दी से हटाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ओली की पॉलिटिकल कैलकुलेशन यहीं पर बिगड़ गई। चीन को खुश करने के लिए उन्होंने भारत से दुश्मनी कर दी, साथ ही अपनी पार्टी को भी नाराज कर दिया। और अब तो चीन ने भी ओली से पल्ला झाड़ लिया है। और मुंबई का कोरोना अपडेट आया है। कितना बढ़ा मुंबई में कोरोना मीटर, देखिए एक ब्रेक के बाद।